मेहनत कश कक्षा आपके सम्मुख प्रसारित होगी और हमारा उद्देश्य रहेगा कि इन 8 घंटों को आप अगर लाइव देख रहे हैं तो बेहद अच्छी बात है। अगर आप इसे बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप इसे देख डालिएगा एग्ज़ाम से ठीक पहले, क्योंकि कल आयोग ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को फिर से क्लियर कर दिया कि वो नहीं कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तारीख जो है वो सम्मुख है, यानी कि 13 तारीख है। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन के साथ-साथ हम परीक्षा की तैयारी में भी अपनी जो प्रतिबद्धता है उसे दोहराते हुए कृतबद्ध रूप में और संकल्पित रूप में आपके सम्मुख हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो विषय वस्तु है वो है विज्ञान और तकनीकी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ काफ़ी सहज होंगे इस पूरे कार्यक्रम में और इस सहजता में काफ़ी कुछ सीखने का भाव भी उत्पन्न होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लंबी यात्रा है तो मुस्कुरा करके और मन को काफ़ी शांत करके शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे मुख्य तौर पर पूरे के पूरे हिस्से में, यानी कि हम जनरल साइंस को भी देखेंगे और जो तकनीकी के हिस्से हैं इन पर भी विचार करेंगे। अभी तक बीपीएससी के जो ट्रेंड रहे हैं वो यही रहे हैं कि बीपीएससी में अप्रॉक्सीमेट 330 क्वेश्चन आते थे मुख्य तौर पर जनरल साइंस से, यानी कि 10 और 10 और 10 का। लेकिन विगत 69 के आधार पर हम देखें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रसार देखे गए। हालांकि वो बहुत जटिल और गंभीर तकनीकी पहलू नहीं थे और इतने जटिल और गंभीर तकनीकी पहलू ना होने का बड़ा रीज़न था कि वो केवल सामान्य तकनीकी पर आधारित बातों को पूछना चाह रहे थे। तो हम आज की क्लास में उन सभी सामान्य तकनीकी बातों पर ही विचार कर लेंगे, जिससे कि हमारी पढ़ाई का जो दौर है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए, मजबूती तरीके से हम उसे आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कुल 4 हिस्सों में इस पूरे पैटर्न को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पहले हम विज्ञान और तकनीकी पर विचार करेंगे, फिर भौतिकी और फिर जीव विज्ञान और फिर अंत में रसायन विज्ञान के साथ इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हमेशा मान के चलते हैं कि जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, यह परीक्षा इन चारों पर व्यापक संदर्भ अपना प्रस्तुत करेगी। ऐसा मान के चलें कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस बार हो सकता है 3 या 4 प्रश्न देखने को मिले और फिजिक्स से प्रश्नों की संख्या में भी 8 हो सकती है और बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या 10 बनी रह सकती है। केमिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या में भी 8 हो सकती है। तो यहाँ से जो 2 क्वेश्चन इधर जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि विज्ञान से 30 सवालों की जो रणनीति है वो रहेगी ही रहेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और हमारा जो आज की ये एक सामान्य मैराथन क्लास है, इस पूरी क्लास का मोटो ही यही है कि हम हर पहलू पर विचार करें और विचार करके उसको लेकर के आगे चलते हैं। तो चलिए, पहली जो सीढ़ी है इस पूरे कार्यक्रम की वो है विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वस्तुतः विज्ञान और तकनीकी का जो कार्यक्रम है वो हम लोग तभी पढ़ते थे जब हम मुख्य तौर पर मेंस की तैयारी कर रहे होते थे। लेकिन विगत बदलावों के आधार पर इस बार हमें प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा बहुत विज्ञान और तकनीकी पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उस ज़रूरत को हम परिपूरित करने के लिए आपके सम्मुख हैं। हमने जब विजेता बैच आपके साथ कार्यक्रम में शामिल किया, यानी कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से एप्लीकेशन आधारित था, तो उस विजेता बैच में हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया और उनके बारे में जाना। उससे इतर कुछ और बातें जो बची थीं वो यहाँ हैं और जो और महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। सर, वॉइस बहुत कम है। नहीं, वॉइस ठीक है मुझे लगता है ना? ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। एक बार मोबाइल लिया ना, थोड़ा बटनिया ऑन कर लेना। होता क्या है ना, रात में बात बात करने के चक्कर में धीमा कर देते हो, उसके बाद सुबह होता क्या है कि उसको ऑन कर फुल नहीं करते हो। अ, कल, हाँ, ये काफ़ी दुर्भाग्य रहा है कि ठीक है, अभी गुड। दुर्भाग्य रहा है कि, हाँ ठीक है, दुर्भाग्य ये रहा है कि कल पीएससी में शांतिपूर्वक और संविधानविद धरना प्रदर्शन के दौरान कांसर को पुलिस प्रशासन के द्वारा डिटेन किया गया और उससे भी दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रिहा नहीं किया गया है। तो हालांकि हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही बातें बने और वो आपके हमारे साथ हों। हालांकि आपकी ताकत ही सब कुछ है, आपका समर्थन ही सब कुछ है।
लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि अध्ययन भी बहुत आवश्यक है, तो उन सभी के साथ साथ अध्ययन कार्यक्रमों को भी हम जारी रखें तो ज़्यादा ही बेहतरीन होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम हर मोर्चे पर मजबूत रहें, कोई मोर्चा कमज़ोर ना होने पाए। तो खैर, विज्ञान और तकनीकी में जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुल 4 और 5 ऐसे टॉपिक हैं, अगर उन्हें पढ़ लिया जाए तो मे बी सवाल बनने के चांसेस होते हैं या होंगे। जैसे जैसे कि हम यदि स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात करें, यानी कि अंतरिक्ष तकनीकी, तो यहाँ से भी इस बार सवाल बन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है भारतीय मिशनों के बारे में अगर विचार किया जाए। दूसरा टॉपिक है जिस पर सवाल बन सकते हैं, वो है सूचना और संचार तकनीकी। तो यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा जो पक्ष है तकनीकी का वो है जैव तकनीकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इस पर भी काफ़ी चीज़ें विचारात्मक हुई हैं हाल फिलहाल में, तो इन पर भी विचार करके आगे बढ़ें। और चौथा जो पक्ष है जहाँ से सवाल बन सकता है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा तकनीकी। और अंतिम और पांचवा जो सेगमेंट है वो है नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि नैनो तकनीकी। तो मेरी विचारधारा में ये जो 5 ऐसे टॉपिक हैं, हालांकि मुख्य परीक्षा में इसके इतर या इससे भी ज़्यादा टॉपिक होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में जहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश हो सकती है वो कुल 3 और 2, 5 ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर हम विचार करेंगे। एक एक करके हर पहलू पर देखेंगे। पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डील कर लेते हैं कि आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी से किस स्तर के सवाल प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ध्यान देना, मैं बहुत ही क्लियर कर दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स पर आधारित है। तो हम जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो कुछ इस स्तर पर है कि वो बहुत गंभीर और बहुत डीप टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, क्योंकि हम मेंस की बातचीत कर ही नहीं रहे हैं, है ना। सर साउंड ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं मन लगाना पड़ेगा, है ना। हमने कहा कि हर मोर्चे पर हमें मजबूत रहना होगा। सच्चाई यही है कि हम आपके सामने खड़े हैं, जबकि जो हमारे इस पूरी टीम के प्रणेता हैं, हमारे जो ऊर्जावान हैं व्यक्ति हैं खान सर, वो अभी डिटेंशन में ही है। लेकिन सच्चाई है कि पढ़ाई भी तो आवश्यक है। तो दोनों स्तर पर या दोनों मोर्चों को लेकर के चलें, और आपका समर्थन बेहद सम्मानीय है, आपका समर्थन बेहद अनुकरणीय है कि हम ये मानते हैं कि आपके बिना हमारी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है। तो आप पढ़िए भी और साथ ही साथ आपका समर्थन भी दीजिए। हम उम्मीद करते हैं खान सर जल्द हम लोगों के साथ होंगे और आपके साथ वार्तालाप करेंगे। अ, खान सर कहाँ है? मैंने बताया कि भी खान सर को पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रिहा नहीं किया है। हम सभी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि उन्हें जल्द रिहा करें और सम्मान, क्योंकि एक हमारे न केवल एक रीजन के अध्यापक हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि वो राष्ट्र की धरोहर है, तो ऐसी स्थिति में सम्मान तरीके से उन्हें पटना पुलिस प्रशासन को वापस ला करके और सेंटर तक या केंद्र तक छोड़ना होगा, ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। और हालांकि हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, है ना, क्योंकि कोई भी जीत तभी होती है जब हम शांति व्यवस्था के तहत आगे बढ़ते हैं। खैर, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ पर जो सवाल आने की गुंजाइश है या किस स्तर के सवाल आ सकते हैं, एक तो प्रश्न बन सकता है कि सामान्य अवधारणा क्या हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल, भाई स्पेस क्या है, कक्षा क्या होती है। दूसरा सवाल आता है प्रमोशन यानों के बारे में कि वास्तव में जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, भारत के संदर्भ में क्या क्या होते हैं। दूसरा दूसरी या तीसरी जो बात पूछी जाती है वो है भारतीय उपग्रह के बारे में, कि इंडियन सैटेलाइट कौन से होते हैं और उनकी जो उपयोगिता है ना, एप्लीकेशन उनका है वह कौन सा है, ये विचार कर सकते हैं। तीसरे स्तर के जो सवाल पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, बस ध्यान रखना है कि बहुत नॉर्मल नॉर्मल तरीके से
पूछना है या नॉर्मल तरीके से ही हमें पढ़ते चलना है, और डीप नहीं जाना, बस इतना अंतर रखना है। तीसरे स्तर पर जो या चौथे स्तर पर बातचीत हो सकती है वो ये है कि जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन हुए हैं, इंडियन स्पेस मिशन, उनको लेकर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा इस बार के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लगभग लगभग यदि हम इन बिंदुओं पर विचार कर लें तो स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रिलिम्स का मैटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखा जाए, पहले हम विचार करते हैं कि वास्तव में स्पेस क्या है, या अंतरिक्ष की अवधारणा क्या होती है, इस पर विचार कर लें। ध्यान देना, जैसे हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है कि भाई हमारा जो एरिया है, समुद्रिक एरिया है ना। आवाज आ रहा है, पर्याप्त आ रहा है ना? प्लीज, आवाज मनु केवल आपको ही दिक्कत हो रही है बेटी? आई थिंक सबको सही आ रही है ना भाई? तो बार बार ये कमेंट करोगे तो हमारा ध्यान आकर्षित होगा आपकी आवाज को बेहतर करने के लिए। तो स्पेस क्या है, इस पर विचार करें। जैसे किसी देश की अपनी एक अवधारणा होती है, अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पर जानते हैं, जैसे हमारा 200 नॉटिकल माइल्स है। तो वैसे ही जो भारत मान के चलें कि ये अपना राष्ट्र है, तो भारत का जो एल्टीट्यूड है, समुद्र का स्तर है, यहाँ से अगर ऊंचाई पर जाए तो एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है जिसे हम वास्तव में कैरमैन लाइन या कैरमैन रेखा के रूप में जानते हैं। और यह एक प्रकार की काल्पनिक है ना? इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है कि कोई ऐसी बाउंड्री लाइन खींच दी, क्योंकि ऊपर खींचना संभव नहीं है। तो एक काल्पनिक रेखा निर्मित की गई है कि भाई 100 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये एरिया कहलाती है एस्ट्रोनॉटिक्स, और नीचे का जो एरिया है इसे कहा जाता है एरोनॉटिक्स। ठीक है? तो एरोनॉटिक्स किसी भी देश का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी संप्रभुता का प्रभाव वहां तक होता है। लेकिन जब हम बात करें एस्ट्रोनॉटिक्स की, तो 100 किलोमीटर के ऊपर ये जो क्षेत्र या ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं, इस क्षेत्र के ऊपर की जो अवधारणा है, इसी अवधारणा को हम अंतरिक्ष के तौर पर जानते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है ये हमेशा पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर ही चलेगा, इस बात को हमें ध्यान में देना है या इसको समझ करके चलना है। ठीक है ना? एडजस्ट द माइक, एक सेकेंड देखना। ये आपका मोबाइल में गड़बड़ी है, हमारा सही है। ठीक है? तो इस अंतरिक्ष की अवधारणा को हमें समझना है, तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम अ, उस ऊपर के क्षेत्र को स्पेस या अंतरिक्ष के तौर पर मानते हैं। और यह क्षेत्र वास्तव में किसी की संप्रभुता नहीं है या किसी का वहां पर अधिकार नहीं है। बस खाली ध्यान रखना है कि इस अंतरिक्ष के क्षेत्र को शांति के लिए और दूसरा मानव के विकास के लिए, है ना, इन दो परिप्रेक्ष्य में ही इसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जब 1967 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था बाह्य अंतरिक्ष समझौता, यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी, तो इस आउटर स्पेस ट्रीटी में या बाह्य अंतरिक्ष समझौता में अंतरिक्ष के उपयोग को लेकर के, यानी कि जो स्पेस है इसका उपयोग किस स्तर पर हो, या यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं उनके नियमन और कानून को लेकर के है ना, उनके नियमन और कानून को लेकर विचार किया जाए, तो ये एक समझौता हुआ है। और दुनिया के जितने भी देश आज स्पेस गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, वो 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी को व्यापक स्तर पर मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं। खैर, साउंड इज परफेक्ट, हाँ ठीक है, वो कुछ लोगों का रहता है दिक्कत। तो अब सवाल आता है कि हमने जो अंतरिक्ष समझा, उस अंतरिक्ष में कक्षाएं कैसे बनती हैं या उनका अपना ऑर्बिट कैसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलो कि ये पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है, तो इस पृथ्वी से हम जब ऊपर बढ़े और एक लाइन बनाए, है ना, एक काल्पनिक रेखा हम निर्धारित कर रहे हैं, और इस काल्पनिक रेखा को कहा गया है कैरमैन लाइन। तो जैसे ही हम कैरमैन लाइन से ऊपर जाएंगे, तैसे हमें अंतरिक्ष मिलना शुरू हो जाएगा।
तो जब हम शुरुआत में एक लाइन ये बना रहे हैं और ये है 200 से लेकर के 2000 किलोमीटर के आसपास का, तो जो ये एक इलाका हमें मिल रहा है 200 टू 2000 किलोमीटर का, इसको हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट या नियर अर्थ ऑर्बिट, है ना। और मजे की बात बताऊं कि इसी लोअर अर्थ ऑर्बिट या नियर अर्थ ऑर्बिट के आधार पर ही हम तय करते हैं ध्रुवीय कक्षा को, यानी कि पोलर ऑर्बिट के बारे में विचार करते हैं। बस ध्यान ये रखा जाता है, यह कक्षा हमेशा ध्रुवों के पास से चलती है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई उपग्रह स्थापित कर दिया गया है तो वो पृथ्वी के दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से गुजरेगा। इसी से जुड़ी हुई एक और कक्षा है जिसे हम कहते हैं सूर्य समकालिक कक्षा, है ना। और इस सूर्य समकालिक कक्षा को भी एक तरीके से ध्रुवीय कक्षा के तौर पर भी माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में हम सन श्रिंकनस ऑर्बिट के रूप में जानते हैं। जैसे ही थोड़ा और ऊपर चलेंगे और 2000 से लेकर के हमारी जो रेखा है वो 20,000 तक पहुंच जाएगी, यानी कि 2000 किलोमीटर टू 20,000 किलोमीटर। तो जब ये एक एरिया मिलेगा हमें, पृथ्वी से ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं, जब ये एरिया हमें मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो हमें ऑर्बिट मिलता है इसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट के तौर पर जानते हैं। और हम और ऊंचाई पर जब जाएंगे, मान के चलो कि हमारी ऊंचाई यहाँ पहुंच गई है और ये है 36,000 किलोमीटर, यानी कि 36,000 किलोमीटर। तो इस पूरे जो इस ऊंचाई पर मौजूद पूरे ऑर्बिट को हम नाम देते हैं जिसका नाम है हाई अर्थ ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऑर्बिट का आशय क्या है। ध्यान देना, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ आपको भली भांति पता है कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। अब सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाता है तो जिस पाथ को वो रिसीव कर रहा है, जिस पाथ को वो प्राप्त कर रहा है, भाई ऐसा तो है नहीं कि अनियंत्रित वे में चक्कर लगाएगा, हमेशा यहाँ से चलेगा तो कुछ चलता रहेगा एक रास्ता। तो जो पाथ है या जो रास्ता है उसी को हम सामान्य भाषा में ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। जब पृथ्वी के संदर्भ में कोई उपग्रह भेजा जाएगा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए, तो जो रास्ता वो एक्वायर करेगा, जिस रास्ते से वो घूमेगा, उसे ही हम ऑर्बिट के तौर पर जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास तीन तरह की कक्षाएं मिली हैं। एक मिली है जिसे हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, दूसरी मिली है जिसे हम कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। आमतौर पर लोअर अर्थ ऑर्बिट पर जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदी उपग्रह भेज पाते हैं। और जब हम बात करें मिडिल अर्थ ऑर्बिट की, तो यहाँ पर जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, यानी कि नौवहन उपग्रह के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और जब हम हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा का निर्धारण हो रहा है, इसे सामान्य तरीके से भू-स्थैतिक कक्षा या जियो स्टैटिक ऑर्बिट या भू संक्रमणकारी कक्षा या जियो श्रिंकनस ऑर्बिट के तौर पर जानते हैं। तो इसे हम एक नाम से लिख सकते हैं कि वास्तव में यह एक भू-स्थैतिक कक्षा मानी जाती है और यह पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर मौजूद कक्षा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो सबसे निचली कक्षा है यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव यानी हस्तक्षेप पड़ता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भैया कि जो भू-स्थिति कक्षा है इस पर हम दो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। एक तो यहाँ हम भेजते हैं मुख्य तौर पर संचार और दूसरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये है मौसम यानी कि वेदर। तो दो प्रमुख सैटेलाइट अवेलेबल है इस जगह पर, तो जवाब हो जाएगा वह है भू-स्थिति कक्षा। So we have three type of the orbit respect to Earth, especially known as lower Earth orbit, which is important for remote sensing satellite, and middle Earth orbit is response for the navigation satellite, and also high Earth orbit, also known as geostationary or geosynchronous orbit, also important for the communication satellite and weather satellite। तो हमने तीन तरह की कक्षाएं देखी।
एक कक्षा का रेंज है 200 से 2000 किलोमीटर, जिसे हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट या नियर अर्थ ऑर्बिट के तौर पर जाना। इस कक्षा से जुड़ी हुई कक्षाएं हैं ध्रुवीय कक्षाएं और सूर्य समकालिक कक्षाएं, जिसमें सुदूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, जो दूसरी कक्षा है वो है 2000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर। इसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो कि नौवहन उपग्रह के लिए आवश्यक है। तीसरी कक्षा है 36,000 किलोमीटर पर, जिसे भू स्थैतिक कक्षा कहा जाएगा या हाई अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पर दो प्रमुख उपग्रह हम भेजेंगे या भेज रहे हैं, वो है संचार उपग्रह और दूसरा है मौसम उपग्रह के बारे में। ठीक है, अब हम आगे चलें और इन उपग्रहों के साथ भारत के उन रॉकेट प्रणाली को सीखें जो यहाँ पर जाते हैं, है ना, जिस आधार पर यह कार्यक्रम किया जाता है। तो हमारे पास रॉकेट है, यानी कि रॉकेट प्रणाली है जो इन कक्षाओं में जाती है। तो कौन कौन सी रॉकेट प्रणाली है? भारत या दुनिया के देश जब 1960 के दशक में अपनी, आपको भली भांति पता है कि 1957 में यूएसएसआर की तत्कालिक क्षमताओं ने विस्तार किया, और उस दौरान की बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने प्रमोचन यान के जरिए उपग्रह ये गतिविधियों में अपनी क्षमता का विस्तार किया। लेकिन भारत में एक जगह है थुम्बा, वहाँ पर है इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और ये केरला में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने बेहद आसान थे, और दुनिया के कई देश इस जगह पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हमसे हाथ मिलाए, जिनमें से यूएसएसआर और यूएसए, यूके जैसे देश प्रमुख रहे हैं। तो हमने जो अपने पहले रॉकेट लॉन्च किए वो थे साउंडिंग रॉकेट। तो ये जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं, ये वास्तव में कोई उपग्रह लेकर के नहीं जाते हैं। ये केवल अपने साथ कुछ रसायन लेकर के जाते हैं और ऊपर लगभग 80 से लेकर के 100, 200, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक धमाका करते हैं। और इनका कार्य क्या है? इन साउंडिंग रॉकेट रॉकेट कार्य है कि जो बाह्य वातावरण है और जो ऊपरी वायुमंडल है उनका अध्ययन करना, भौगोलिक स्थितियों और खास करके ओजोन परत जो डिप्लेशन हो रहा है उनके बारे में आंकड़े इकट्ठा करना। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि जो साउंडिंग रॉकेट है वो कोई भी उपग्रह अपने साथ नहीं ले जाते हैं, बस कुछ ऊंचाई पर जाकर तीव्र धमाका करते हैं। अभी भारत में जो प्रमुख साउंडिंग रॉकेट वर्क कर रहे हैं उनमें से RH-200, दरअसल ये रोहिणी श्रृंखला के माने जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम RH के नाम से डिनोट कर देते हैं। और दूसरे हैं RH-300, और इसके अलावा RH-560। तो अपना जो बीपीएससी का एग्जाम है वहां पर सवाल कर सकते हैं कि साउंडिंग रॉकेट कौन कौन से हैं, या अभी कौन से भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, इनका काम क्या है। इतनी समझ हमारे पास है तो आई थिंक पर्याप्त है। जब भारत साउंडिंग रॉकेट से और आगे कदम बढ़ाया तो हम यात्रा कर गए 1970 का दशक, है ना। और 1970 के दशक में हमारी क्षमताओं ने और विस्तार किया। भारत बहुत ही कर्मशील देश रहा है। हम हमेशा इन्होंने अपनी वो सारी क्षमताएं दुनिया के सामने रखी हैं जो लोगों को लग नहीं रहा था कि ऐसा ये कर पाएंगे। सच्चाई यही है। एक छोटा सा गांव जिसे हम थुम्बा कहते थे, वहीं से इन बड़े बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत होती है ना। निवेदन करके मछुआरों से वो गांव लिया गया, और फिर वहां से हमने एक शुरुआत की शानदार। आज पूरी दुनिया में हम टॉप राष्ट्र के तौर पर हैं। नासा हमारे साथ मिल करके, इसरो के साथ मिल करके निसार जैसे बड़े कार्यक्रम के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क बनने जा रहा है, उस पर काम कर रहा है। हमने चंद्रयान, मंगलयान जैसे बड़े मिशन भेज लिए हैं। तो यानी कि अगर कहा जाए कि एक साथ दो देश आज़ाद हुए और एक देश ऐसा रहा जो अपनी पूरी शक्ति दुश्मनों के साथ लड़ते हुए, दुश्मनी साधते हुए गुजार रहा है, जिसका नाम है पाकिस्तान। एक देश और आज़ाद हुआ ठीक एक दिन बाद, या यूं कहा जाए कि कुछ समय बाद, और उसने अपनी पूरी शक्ति सर्वधर्म और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम किया। हमने हर क्षेत्र में अपना विस्तार दिया, न केवल डिफेंस बल्कि स्पेस, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो आज हम जिस क्षेत्र में पायोनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो खैर, जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? वास्तव में इन्हें हम प्रमोचन यान के रूप में जानते हैं। और इनका जो काम है या ये करते क्या है, तो ये एक प्रकार की
वाहन प्रणाली है ना? जैसे कि हम गाड़ी से बैठ करके कहीं यात्रा करते हैं, वैसी एक वाहन प्रणाली है। और इस वाहन प्रणाली में हम पेलोड रखते हैं। दरअसल पेलोड का आशय ये है कि उपग्रह, तो इसमें हम उपग्रह या पेलोड रखते हैं और यही उपग्रह अब निर्धारित कक्षा में चला जाता है। क्योंकि अभी हमने कक्षा के बारे में देखा कि कक्षा 2000 किलोमीटर भी दूर है, 20,000 किलोमीटर दूर है, 36,000 किलोमीटर दूर है। तो 36,000 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा छोटा मोटा वाहन तो होगा नहीं कि बहुत हल्का होगा। उतनी ऊंचाई पर जाना है, 4 टन से अधिक वजनी उपग्रह लेकर के जाना है, कई टन उसमें ईंधन होते हैं उनको लेकर के जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाए गए वो काफ़ी क्षमतावान बनाए गए हैं। भारत के संदर्भ में जो प्रमोचन यान आए वो 1970 के दशक से शुरू हुए हैं और 3 दशक उधर बीता और लगभग तीसरे दशक में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो भारत में प्रमोचन यानों का जो इतिहास रहा है वो 60 सालों का रहा है, यानी कि 5 दशक पूरे हो चुके हैं और हम 6वें दशक में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम बहुत मजबूत और दुनिया के काफ़ी क्षमतावान प्रमोचन यानों के आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ विचार करूं तो भारत में कुल मिला के इस स्तर के प्रमोचन यान हैं, जिनमें से एसएलवी और एएसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और चूंकि ये क्लास बहुत विस्तृत क्लास नहीं है तो हम बहुत सी चीज़ें बोल करके भी निकलेंगे, तो जो जिनके लिए ये लाभकारी है वो अपना लिखते चलेंगे, है ना, या रोक करके पॉज करके लिख लेंगे, कारण कि समय कम है। 8 घंटे में विज्ञान और तकनीकी, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान को पूरी तरह से कैप्चर करना, पूरी तरह से उसको बताना वाकई में चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो सारी बातें लिखना संभव नहीं होगी कि हम लिख लिख करके भी बताएं। संभवतः है, उम्मीद करता हूं कि आप इसे मानेंगे और जिन्हें हम बोल रहे हैं मौखिक तरीके से उन्हें भी आप नोट करें। जो आवश्यक है वो हम डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, है ना? तो निराश मत होइएगा, काम करते रहिएगा। हमने उम्मीद किया है कि बिल्कुल टू द पॉइंट रहा जाए और ऑन एग्ज़ाम रहा जाए, कोई अनावश्यक बातें ना रहें, इसलिए हम आपके कमेंट्स भी ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि बस केवल आप पढ़ने पर ध्यान दें, ज़्यादा कमेंट्स करें भी ना, है ना? क्योंकि आवश्यक नहीं होता है इन चीज़ों पर। खैर देखा जाए तो 2 हमने शुरुआती लॉन्च व्हीकल बनाए, एसएलवी और एएसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वास्तव में ये दोनों प्रमोचन यान 1970 के दशक से शुरू हुए और 1980 का पूरा दशक इन दोनों ने मिलकर देख लिया। परंतु ये केवल और केवल प्रयोगात्मक ही रहे, है ना? इनका ज़्यादा कार्य हो नहीं पाया। आज के दौर में एसएलबी और एएसएलबी को ट्रांसफर कर दिया गया है और उत्तर है किसके लिए, तो आपने सुना होगा ना, जो पृथ्वी मिसाइलें भारत में बनी, सबसे पहली जो मिसाइल बनी पृथ्वी मिसाइल, उनकी सेवा में इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है कि भाई जब तुम प्रयोगात्मक ही रहो तो मिसाइल बन जाओ, है ना? अब तुम्हारा प्रमोचन यान बनने कोई खास काम नहीं है। तो बाद में भारत में 1990 के दशक में 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्य